जब देश के हमारे जवान सरहद पे सियाचिन में खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करें तो हम झंडा फहराना क्या बात। हम भी जाए इसी जवान, मैं इसी देश का नागरिक, मैं भी झंडा फहराऊंगा। 26 को पहुंचना था, गिरफ्तारियां होने लगी। हम लोग तिरंगा जो है अपने यहाँ पर लगा लिए, बांध लिए पीठ में। कितने बजे आप लोगों ने वहाँ पे तिरंगा फहराया? 8:30 बजे सुबह एकदम। सेना का समर्थन तब मिला हमको जब वो पुलिस वाले हमको पकड़ लिए, जब मारने लगे तब सेना का समर्थन। बच्चे तो चले जाते थे रानीगंज पढ़ने, लेकिन बेटियों को नहीं जाने था। मुझको बचपन की याद में बताना चाहता हूँ, मुझको ये दिन याद था। तो मैंने कहा मैं अगर भगवान अभी कुछ हमको दिए तो मैं जरूर यहाँ GGIC बनाऊंगा। जो पैसा आया है उसको मैं, मेरे पास सूची है, मैं आप कभी बैठेंगे मैं आपको दे दूंगा। 19 मार्च के बाद पैसा ऑक्सीजन के लिए अब अगर तीसरी भी लहर आएगी तो उसका इलाज अब हो जाएगा। वो मुस्लिम का मैं विरोधी नहीं हूँ। किसान मारे जाए, बिजली न मिले रानीगंज को, वहाँ गुंडई हो, वहाँ दलाली हो, इनसे कोई मतलब नहीं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि एक गरीब का आदमी, एक किसान का पुत्र आगे बढ़े। मैंने कहा मुझको स्टेडियम चाहिए, घोषणा करिए मुख्यमंत्री जी, आप आए नहीं, मुझको यहीं घोषणा कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको स्टेडियम दे दीजिए। ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को और योगी जी को कि कैसे एक सन्यासी रात दिन सेवा कर इस प्रदेश को अच्छे ढंग से ले जा रहा। कई ब्राह्मणों को मायावती ने तो बर्बाद कर दिया। अब केवल सतीश मिश्रा बचे। कौन उनके यहाँ पास ब्राह्मण बचा है? केवल उनको ही यूज करती। कब सतीश मिश्रा को निकाल दे, आप अखबार पढ़ो, मीडिया आप भी दिखाओगे, तो वो तो ब्राह्मण प्रेम उनको पास नहीं है। मैं धीरज ओझा हूँ। अगर आपने गलत प्रमाण पत्र बनाया, मुझको पता चल गया कि आप गलत प्रमाण पत्र बना के आप चुनाव जीत गए, तो मैं उसके लिए चाहे जो करना पड़े। मैं तो शकील अहमद को चुनाव हराया, एक मुसलमान को हराया। आप जानते हो रानीगंज ऐसे चलता है, इनसे कोई टक्कर नहीं है, न ये रहेंगे टक्कर। उत्तर प्रदेश के एक युवा विधायक रानीगंज अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा है। नाम इनका अभय है, अभय मतलब जो किसी से डरे नहीं, और नाम में धीरज भी है। लेकिन ये अपने अक्सर बयानबाजियों को लेकर, अपने कामकाज को लेकर चर्चा का विषय रहते हैं। हाल फिलहाल में प्रतापगढ़ का, जिसे सम्राट कहा जाता है, राजा भैया, उनके खिलाफ भी इन्होंने बयान दिया और कहा कि लोकतंत्र में कोई राजा रानी नहीं है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो अपने विधायक कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किया, क्या मुद्दे रहेंगे आगामी चुनाव में, और कैसा रहा अभी तक का इनका राजनीतिक सफ़र, और तमाम सियासी बयानबाजियों के मद्देनज़र जो चर्चा का विषय रहते हैं उस पर भी इनसे सवाल करेंगे। सर्वप्रथम सवाल विधायक जी आपसे है कि 2017 में आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और आपने उत्तर प्रदेश के राजनीति के कद्दावर नेता स्वास्थ्य मंत्री शिवाकांत ओझा को चुनाव में हराया, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से थे। बहुत सामान्य परिवार से आप बिलोंग करते हैं और एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए अभी तक आपने अपने क्षेत्र में क्या किया, क्षेत्रीय जनता के लिए क्या किया, और जो अक्सर बयानबाजियों में चर्चा का विषय रहते हैं आप सबसे पहले जानना चाहते हैं अभी जिस तरह से आपने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया और कहा कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है और उन्हें प्रतापगढ़ का एक छत्र राज करने वाला व्यक्ति कहा जाता है राजनीति में, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया और रानीगंज की जनता ने हमको जिताया। और आपने जो ये विषय उठाया कि राजा भैया, वो कुंडा में कई बार विधायक रहे, मैं जानता हूँ। जनता ने उनको राजा भैया बनाया है और जनता ही लोकतंत्र में राजा बनाती है। तो लोकतंत्र में जनता जिसको राजा बना दे वो राजा है। और निश्चित आगामी जो 2022 में चुनाव आने वाला है उसमें जो रानीगंज के में हमने काम किया है, विकास का काम किया है, वहाँ पर दलाली प्रथा ख़त्म किया, वहाँ गुंडा राज ख़त्म किया, युवाओं के लिए काम किया, स्टेडियम का निर्माण हुआ, ये सब विषयों को लेकर माँ बराही देवी कुल देवी हैं, हमारी शक्तिपीठ है, वहाँ भी सौंदर्यीकरण हुआ, दादूपुर का स्टेशन माँ बराही धाम हुआ। ये सब विषयों को लेकर हम 2022 में जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही तय करेगी। और प्रतापगढ़ की जनता, रानीगंज की जनता जो तय करेगी वही होगा। इसी रोड पर लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर बहुत ज़मीन है, लेकिन और विधायक आए, मंत्री आए, जो भी आए अपना कॉलेज खोले। लेकिन मैंने जो 2017 में जब विधायक हमको बनाई जनता ने, मैंने जो काम किया, मैं सरकारी चीज़ काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज मई में पैसा मैंने दिलवाया,
4 करोड़ पहली किस्त आई। बीटेक, बीकॉम, एमबीए सारी कक्षाएं हमारी चलेगी सिवसत में। पॉलिटेक्निक मैंने खमपुर दुबे पट्टी में निर्माण करा रहा हूँ। 2 ITI ले आए, एक जरियारी में बन के तैयार हुई, एक चलाकपुर भोकवान में मैं चल रहा हूँ शिलान्यास करने। GGIC एक हम दादूपुर में ले आए, जो हमारे जब मेरे बहन मई के पास है जी दादूपुर, वहाँ पर हमको याद है कि कक्षा 8 के बाद बेटियों को, बच्चे तो चले जाते थे रानीगंज पढ़ने, लेकिन बेटियों को नहीं जाने देते। मुझको बचपन की याद मैं बताना चाहता हूँ, मुझको ये दिन याद था। तो मैंने कहा मैं अगर भगवान कभी कुछ हमको दिए तो मैं ज़रूर यहाँ GGIC बनाऊँगा। आज दादूपुर में GGIC बन के तैयार हो रहा है। दूसरी बात, हरनापुर में हमारा है। हरनापुर में हाई स्कूल के तक था, मैंने उसमें करवा लिया कक्षा 11, 12। और ऐसे नौडेरा में भी, वहाँ कक्षा 8 तक था। 9, 10, 11, 12 घोषणा हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हो सकता है बराही महोत्सव में आएंगे, उसमें शिलान्यास करेंगे। फिर मैंने BSc बीकॉम की कक्षा मैंने बिल्डिंग बनवा दिया, लेकिन कक्षा नहीं चल रही थी। तो स्वामी करपात्री जो गोसाईपुर है, वहाँ पर BSc बीकॉम की कक्षा अप्रैल से चलेगी। ये उपलब्धि है रानीगंज के लिए, शिक्षा के लिए। अब शिक्षा की बात हो गई, अब हम हमसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोविड काल में जनता ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं कमी होने की वजह से काफ़ी कुछ गंवाया, तो रानीगंज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से बेहतर हुई? बहुत सही क्वेश्चन आप किया। रानीगंज में हमारा जो CSC है रानीगंज के, प्रधानमंत्री जो तय किए थे कि कौन से CSC में सब ज़्यादा इलाज हुआ, कौन से CSC में सब ज़्यादा कोविड का इंजेक्शन लगा, वैक्सीन लगी, उसमें रानीगंज फर्स्ट आया। प्रधानमंत्री ने अभी आपको देखा होगा कि घोषणा भी की है। स्वास्थ्य के लिए आपने बहुत अच्छी बात कहा। रानीगंज हमारे मरीज परेशान रहते थे, वो व्यवस्थाएं हम लोग ने CSC में किया। और पहली बात, जितनी बिल्डिंगें सबको हम लोगों ने डॉक्टर नियुक्त कराया। डॉक्टर नहीं रहते थे, अब डॉक्टर भग नहीं पाते हैं। वार्ड बॉय की कमी थी, उसको हम लोग ने दुरुस्त कराया। नर्सेस की कमी थी, उसको दुरुस्त कराया। अब मतलब CSC PSC चलने लगी। हॉस्पिटल कुछ अगर नए बन रहे हो? हाँ, अब बता रहे हैं सब। और बहरमपुर में 50 बेड का हॉस्पिटल, जो पहले उसमें पे 2 लाख रुपया देकर उसको सुप्रीत किया गया था, वो बंद हो गया था। तो मैंने उसको चालू कराया। 35 करोड़ रुपया मैंने सरकार से अपने दिलवाया। आज वो बन के तैयार हुए। इसको हम अक्टूबर में लास्ट में उद्घाटन करने चले। और यहाँ पर एक सिवसत में 3 करोड़ रुपया देकर स्वीकृत हुआ था, स्वास्थ्य मंत्री जाते जाते किया था, जिसका आपने नाम लिया। लेकिन वो भी बंद हो गया, क्योंकि वो इसलिए बंद हो गया कि कीमत बढ़ गई और उसका पैसे का सब बंदर बाट हो गया था, वो चल नहीं पाया। एस्टीमेट में गड़बड़ी थी, बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, और सब लोग जानते हैं। और उसमें पूरा खेला वो कर लिए, लेकिन वो चाहे बने अस्पताल चाहे में। तो मैंने उसको एस्टीमेट को बढ़वाया। 35 करोड़ की बिल्डिंग को मैंने 45 करोड़ कराया, क्योंकि उसमें मिट्टी का भी काम होना था। तो 45 करोड़ उसका करवाया। दूसरी बात आप जान लीजिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कोरोना की जब दूसरी लहर आई, हम लोग काम कर रहे थे, तो उसमें ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई। तो मैंने सोचा कि ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए। तो मैंने गोद लिया ट्रामा सेंटर को रानीगंज का। हाँ, वहाँ की भी आप बताना, ट्रामा सेंटर भी वो सुप्रीम, मैं कहता हूँ सुप्रीम तो वही करके गए थे, पूर्व मंत्री क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उसमें भी पैसा नहीं दिए थे। 1,72,000 रुपया कोई पैसा होता है? 1,72,000 मतलब क्या ये होड़ चल रही थी कि हमारे नाम का बोर्ड लग जाए? 1,72,000 वो किताब उसमें है, सुप्रीति मेरे पास लेटर है। उसके बाद में जो पैसा मैं दिलवाया है, जब मैं विधायक बना, मैं 19 मार्च के बाद जो पैसा आया है उसको मेरे पास सूची है, मैं आप अभी बैठेंगे मैं आपको दे दूंगा। 19 मार्च के बाद पैसा जो हम ले आए हैं, तो मैं उस पर पूरा पैसा ले आया, ट्रामा सेंटर बनवाया। वहाँ मैं PWD से कह कर मैंने ऑक्सीजन प्लांट को और आबकारी विभाग से कहकर उनके ही से ताइवान की मैं 500 टन की ऑक्सीजन प्लांट लग गया। अब हमारे लोग जो है ऑक्सीजन के लिए प्रयागराज, लखनऊ, बनारस नहीं जाना। अब आपको ऑक्सीजन रानीगंज मिल जाएगी। रानीगंज में नहीं मिल जाएगी, हम सप्लाई भी करेंगे। तो अब ऑक्सीजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को भागना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 ऑक्सीजन प्लांट लग गए। सबसे बड़ा 1,000 का लगा वहाँ मेडिकल कॉलेज में, एक पट्टी में लगा, एक रानीगंज लगा।
तो ये बड़ी उपलब्धि, 3 ऑक्सीजन प्लांट, अब हमको 2000 लीटर ऑक्सीजन रहेगा। तो हमारे जो बीमार हो कुछ ऑक्सीजन के लिए अब उनको भागना नहीं पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि तीसरी लहर की जिस तरह से संभावना है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा आपके ऑक्सीजन प्लांट का? ये फर्क इतना बड़ा, बड़े हम लोगों ने बेड बना दिया 50, और व्यवस्था कर दिया 50 बेड बना दिया अपने ट्रामा में, पूरी व्यवस्था, स्टूल ले आए, पूरा उसका वो लेते आए हम लोग, आईसीयू बना दिया हम लोगों ने, हर व्यवस्था हम लोग कर दिया। तो ऑक्सीजन के लिए अब अगर तीसरी भी लहर आएगी तो उसका इलाज अब हो जाएगा। चलिए, बात हो गई शिक्षा और स्वास्थ्य की। अब आ जाते हैं आपके राजनीतिक कैरियर पे। प्रतापगढ़ का एक युवा जिसने लाख बंदिशों के बावजूद कश्मीर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहरा दिया। कैसा था वो दिन विधायक जी, जब आप अपने चुनिंदा साथियों के साथ पहुंचे और एक पतले दुबले से युवा लड़के ने लाल चौक पर पहुंच के तिरंगा फहरा दिया? उस समय कैसा लगा? वही एक दौर था जब आप उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति के केंद्र बिंदु बने और पार्टी के शीर्ष नेता, उस समय बीजेपी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसी समय आप लोगों की नज़रों में आए। वो दिन कैसा था, वाकया कैसा था? बहुत सही क्वेश्चन। हमारी एकता यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुराग ठाकुर जी थे, प्रदेश अध्यक्ष हमारे हरीश दुबे जी थे, इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकली और लाल चौक उस समय तिरंगा नहीं फहराया जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने काम दिया युवा मोर्चा को कि युवा मोर्चा वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। उसमें हम लोग को भी कहा गया, हम लोग भी राष्ट्रीय एकता यात्रा निकली और हम लोग पहले अमेठी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में अनुराग ठाकुर आए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसी से हुआ कि आप लोगों को फला तारीख 26 जनवरी को 2011 को आपको झंडा फहराना है, ये तय हुआ। लेकिन हम पहुंच गए 24 जनवरी को। अच्छा, प्लानिंग पहले से ही थी? हाँ, 26 को पहुंचना था। गिरफ्तारियां होने लगी। जैसे हम लोग ट्रेन पे जाने लगे तो हम लोग 60 लोग थे, तो 9 लोग बचे। तो हर जगह चेकिंग हो रही थी। पंजाब बॉर्डर पे हम लोग पहुंचे। तिरंगा छुपाया कहाँ था? बता रहे, पंजाब जब बॉर्डर पहुंचे वहाँ भी हम लोग अलग अलग हो गए। अच्छा, जितनी हमारी टीम थी हम लोग अलग हो गए, तो हमारे कार्यकर्ता प्लानिंग के तहत बांट हाँ अलग हो गए। भले वो बैठने दिए, लोग थे वहाँ पर, जा रहे थे, कुछ वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे थे, तो वो लोग अलग हो गए, हम लोग भी अलग हो गए, कुछ लोग बैठ गए। तो चेकिंग हो रही थी, कोई हाँ हम लोग दर्शन करें, फिर हम लोग वो बांध लिए लाल अपना, वो लगे कि देवी, अपना देवी का गीत गाने लगे और दूसरे बार चल दिए। और तिरंगा मैंने अपनी वो अपना वो चेक कर रहे थे बैग हम लोग का, हम लोग तिरंगा जो है अपने यहाँ पर लगा लिए, बांध लिए। अच्छा, पीठ में मतलब कपड़े के अंदर? कपड़े के अंदर इसे बांध लिया और जीन्स पहन लिया, पूरा टॉय टाई खूब अपना वो उतरवाए भी, लेकिन हम लोग को देख नहीं पाए। शूटर पाए, हम कहे कितना उतरवाओगे भाई, तो फिर छोड़ दिया। हमें ठंडी लग रही है तो छोड़ दिया। फिर हम लोग जब जम्मू स्टेशन पहुँचे वहाँ भी चेक हुआ, तो हम लोग कहे कटरा जा रहे हैं, हम कश्मीर नहीं जा रहे। हम लोगों ने कटरा को ही पकड़ी, बस हम कटरा वाले बैठे और कटरा गया भी। कटरा हम लोग पहुँचे तो वहीं हमारे लोग, एक बंटी नेता थे, उन्होंने नारा लगा दिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, चलो कश्मीर। तो उनको हम छुड़ाना चाहते थे, छुड़ा नहीं पाए। उनको बैठा लिया, कहें तुम्हारे साथी और कौन है, तो कहन किया और कोई साथी है ही नहीं, कहन नहीं है, तुमको बैठा लिया गया। कुछ और बच्चे पहुंच गए थे बाहर, उन लोग को बैठा लिया। फिर वही गाड़ी से मैंने कश्मीर की गाड़ी को हम बस पकड़े, तो हम गए कश्मीर घूमे, तो वहाँ भी रास्ते भर चेक हो रहा था, बहुत फोर्सें लगी थी, चेकिंग हो रहा था। हम लोग कहे कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तो समझ नहीं पाए कि 26 को जाना है, हम 22 को जा रहे हैं, 24 को हमको पहुंचना है। तो वो समझ नहीं पाए कि ये लोग युवा मोर्चा वाले हैं। 4 लोग पहुंच पाए थे उसमें। कितने बजे आप लोगों ने वहाँ पे तिरंगा फहराया? 8:30 बजे सुबह, एकदम 8:30 बजे सुबह हम पहुंच गए वहाँ। 8:30 बजे मैंने वहाँ पर गए, वहाँ भीड़ लगी, तो वहाँ पर सेना वाले भी थे और पुलिस ये थी जम्मू कश्मीर की। नहीं, चेकिंग कौन कर रहा था? सेना कर रही थी? पुलिस सेना नहीं करी थी। अच्छा, सेना वाले कोई चेक नहीं। तो वहाँ सेना का समर्थन मिला? केवल जो है पुलिस चेक। सेना का समर्थन तब मिला हमको जब वो पुलिस वाले हमको पकड़ लिए, जब मारने लगे, तब सेना का समर्थन मिला। अच्छा, हमको ला दे, हाँ, जब वो फहराने के बाद। उसके पहले सेना वाले समझ नहीं पाए थे, फिर सेना वाले ने बचा, गाड़ी में लदवाए। तो ये वो दिन बड़ा वो था, हम सोचे भी थे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, वो ठीक था। लेकिन ये था कि हम उस समय झंडा हम फहराएंगे लाल चौक पे। मेरा मन था कि मुझको एक कार्यक्रम पार्टी ने दिया है, अब मुझको फहराना है। जब देश के हमारे जवान सरहद पे सियाचिन में खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करें, तो हम झंडा फहराना क्या बात, हम भी जाए इसी जवान, मैं इसी देश का नागरिक, मैं भी झंडा फहराऊँ वहाँ। 2017 में जैसा आपने बताया कि हमने विकास किया, विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं विधायक जी विवादों का भी सफ़र शुरू हुआ।
क्योंकि आप जिस विधानसभा से आते हैं, हमने जो अध्ययन किया, बड़ी विवादित विधानसभा है। तो कैसे एक विकास करने वाला व्यक्ति, एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति विवादों में कैसे उलझता चला गया और अभी हाल तक विवाद चलते ही रहते हैं? ये एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और इकलौता चुनाव में लड़ा, जीता मैं भाजपा से, प्रतापगढ़ से। और उस समय के मंत्री जी थे, हमको हराना चाहते थे। अच्छा। हमारा वो भी रोक दिए थे, रात में हमको मिला प्रमाण पत्र। बहुत विसंगति थी, हमने बक्सा भी रखवाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं चुनाव जिला पंचायत का जीता। जनता ने, हम पहली बार चुनाव में उतरे थे, हमने कहा कि हर चीज़ का देखना चाहिए, अगर हम नहीं लेंगे रिस्क कैसे होगा। सब लोगों ने कहा आपने गलत रिस्क लिया, हमने कहा नहीं, हमने जनता के लिए संघर्ष। बहुत लोग बसते हैं कि हमको बड़ा चुनाव लड़ना है, छोटा लड़के कहीं हार जाएंगे तो सारी राजनीतिक सफर खत्म। चुनाव जीत लिया। तो 2017 में फिर भाजपा ने हमको टिकट हमारे काम पे दिया और सभी लोग जानते थे संघर्षों में। मैंने भाजपा को उस समय, जब इसमें संघर्ष कर रही थी केंद्र में और प्रदेश में, मैं संघर्ष कर रहा था, भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। तो 2017 में ऐसी सीट पे मैं जीता चुनाव जो कई बार से मंत्री थे, और मैं उनको तो हराया नहीं, मैंने शकील अहमद को हम चुनाव हराए थे, सेकंड पो थे, वो तो तीसरे पे थे, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा। लेकिन ये लोग, एक किसान के पुत्र को, एक छात्र नेता को, एक युवा को जो अपने संघर्षों के बल पे आया, इनकी बबौती थी, ये सोचते हैं कि इन्हें यही विधायक रहें, यही मंत्री रहें, इन्हीं चाहे जो करें, चाहे चरें, चाहे कुछ हो ना हो, किसान मारे जाए, बिजली न मिले रानीगंज को, वहाँ गुंडई हो, वहाँ दलाली हो, इनसे कोई मतलब नहीं, ये इनका दुकान चले। पीछे तस्वीर लगी है, इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और एक और जहां आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, वहीं आपके सरीखे कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ प्रायोरिटी पर रखते हैं, प्राथमिकता पे। तो जानना चाहते हैं कि क्या इस विकास में मुख्यमंत्री जी का भी विशेष सहयोग रहा? पूरा योगदान। मैंने कहा मुझको स्टेडियम चाहिए, घोषणा करिए मुख्यमंत्री जी, आप आए नहीं, मुझको यहीं घोषणा कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको स्टेडियम दे दिए। मैंने कहा कि एक थाना हमको दे रहे थे, केवल दिलीपपुर में पा रहा था, दिलहुपुर। मैंने कहा दिलीपपुर बहुत जरूरी है महाराज जी, और हमारे यहाँ कह न रहे एक थाना पूरे यूपी में हमको देना है 35। हमके नहीं, हमको दोनों थाना चाहिए। मैं जिद कर लिया, हमको तो आरोप क्यों लगते हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं? कौन लोग हैं जो आरोप? जब मोदी और योगी दो संत आ गए, आप देखिए, यही बात ये भी है, ये जो बड़ी पूंजीपतियों वाले होते हैं, जो सोने के चम्मच में खाए पिए हैं, जो इसको चरे हैं प्रदेश को, जो देश को चरे हैं, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को और योगी जी को, कि कैसे एक सन्यासी रात दिन सेवा कर इस प्रदेश को अच्छे ढंग से ले जा रहा है। उनका कोई विजन नहीं है, उनका इस 24 करोड़ जनता का विजन है योगी जी का। तो जनता के लिए कैसे इतना काम योगी जी कर रहे हैं, कैसे इतना फिट, मैं तो नहीं कर पाता था, वो सोच रहे हैं, मैं तो सो जाता था, लेकिन महाराज जी 4 बजे फिर 5 बजे फिर वैसे ऊर्जा से काम कर रहे हैं, तो वो लोग पचा नहीं पा रहे। इसलिए आरोप लगाना है तो आरोप लगाएं, आरोप लगाने से मैं तो कहता हूं, जो ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं विरोधी। आप देखिए, जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है सियासी दलों का, इस पर आप क्या कहेंगे? आप भी ब्राह्मण? अरे आप देख, ये तो उनका सम्मेलन, पहले ये वही है मायावती जिसको आप पार्टी कह रहे हो सम्मेलन हो रहा है, केवल एक सतीश ही तो बचे, और कितने ब्राह्मणों को उन्होंने पार्टी का पैसा लेकर टिकट भी नहीं दिया, उनको कई ब्राह्मणों को बर्बाद कर दिया, खेत बेच दिए बेचारे। हमको आपको बताते हैं, मैं तो यहीं पर हूँ ना, कहन दे दिया पैसा, टिकट भी नहीं दिया, धन भी चला गया। अच्छा। तो कई ब्राह्मणों को मायावती ने तो बर्बाद कर दिया। अब केवल सतीश मिश्रा बचे, कौन उनके यहाँ पास ब्राह्मण बचा है? केवल उनको ही यूज करती। कब सतीश मिश्रा को निकाल दे, आप अखबार पढ़ो, मीडिया आप भी दिखाओगे, तो वो तो ब्राह्मण प्रेम उनको पास नहीं है। उनको केवल एक 2007 में जो चुनाव में एक बार उनकी सरकार बन गई, एक बार अंदाजा उनको, और उनकी सरकार बन गई, सोचे दोबारा भी हमको अब ब्राह्मण जान गए। तो समाजवादी पार्टी के सरकार के प्रति विरोध था, उस समय भाजपा मजबूत नहीं थी, तो विकल्प के रूप में बसपा आ गई। बस यही बात थी, एकदम सही आपने कहा, विकल्प नहीं था इसलिए बसपा आ गई। दूसरी बात हो तो अच्छा, उस दौर में भी आप भारतीय जनता पार्टी में बने रहे? मोर्चा अध्यक्ष थे। हाँ, उस दौर में संघर्ष तो कभी सोचा नहीं कि सभी ब्राह्मण जा रहे हैं बसपा के साथ, हम भी जाएं? नहीं, कभी नहीं सोचा। हमने कहा कभी न कभी नहीं आएगा तो नहीं आएगा।
कभी कभी तो भाजपा आएगी और मैं संघर्ष करता रहूँगा और इसलिए झुकूंगा नहीं। ऑफर भी मिलता था उस समय, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बीजेपी में रहूँगा, बीजेपी लिए संघर्ष करूँगा और इसी पार्टी में रहूँगा। और मैंने संघर्ष किया, आज उसका फल मुझको मिला। एक आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप मुस्लिमों को आंखों से देखना नहीं चाहते हैं। धीरज ओझा पूर्वांचल में सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी हैं और जो भी ग्राम प्रधान अगर कोई मुस्लिम होता है या कोई पदों पे होता है तो धीरज ओझा उसे व्यक्तिगत दुश्मन मान के प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। क्या है इस बात की सच्चाई? क्या वाकई में आप मुस्लिम विरोधी हैं? देखा, वो मुस्लिम का मैं विरोधी नहीं हूँ जो हिंदुस्तान में सच्चे ढंग से रहे, अपराध न करे और हमारी सरकार उनको हर सुविधा भी दे रही। लेकिन वो मुस्लिम जो गुंडाई करे, जो हमारी जनता को प्रताड़ित करेगा, गरीब आदमी को सताएगा, उसके तो मैं विरोधी रहूँगा। और कुछ प्रधानों की आवाज़ में एक आध दो प्रधान इसलिए हैं कि वो गड़बड़, उन्होंने अपना बनवा लिया प्रमाण पत्र। पिछड़ी जात का आप हक मारोगे, ये राजनीति करने में नहीं आऊँगा। आप शेख हो और आप जो है 2013 में प्रमाण पत्र बनवा लिए, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा थोड़ी विधायक अब हैं कि आपको छोड़ देंगे। मैं धीरज ओझा हूँ। अगर आपने गलत प्रमाण पत्र बनाया, मुझको पता चल गया कि आप गलत प्रमाण पत्र बना के आप चुनाव जीत गए, तो मैं उसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं करूँगा, उसका साथ दूंगा। क्या लगता है इस बार शिवाकांत ओझा की फिर बड़ी चर्चा है, स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व सरकार में रहे, कि समाजवादी टिकट से आ रहे हैं चुनाव लड़ने। लगता क्या है कि जो आपने काम किया, जनता क्या इस बार भी आशीर्वाद देगी? क्या रहेगा चुनाव? आप सुनिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वो तीसरे पे थे। मैं तो शकील अहमद को चुनाव हराया। मतलब आप अपनी कोई टक्कर नहीं मानते? उनसे कोई टक्कर ही नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं तो शकील अहमद को चुनाव हराया, एक मुसलमान को हराया। आप जानते हो रानीगंज ऐसे चलता है, इनसे कोई टक्कर नहीं है, न ये रहेंगे टक्कर में। मतलब रानीगंज में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा राजनीतिक धुर विरोधी है तो मुस्लिम समाज पूरा। आप देखिए, जब आप देखिएगा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिएगा कि मेरी टक्कर जब भी कोई हुआ है, इस चुनाव में भी हुआ है, 2017 में भी, पहले के चुनाव जब प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जीते थे तो वो भी मनसा अहमद मुस्लिम से टक्कर थी। तब भाजपा उस समय जो टिकट पाए थे वो ऐसे नेता भी नहीं थे और वो सरप्राइज कर नहीं पाए। धीरज ओझा इसलिए सरप्राइज वहाँ कर सकते हैं, मैं लड़ता हूँ, भिड़ता हूँ, अपने लिए खड़ा रहता हूँ और बीजेपी के लिए खड़ा रहता हूँ, इसलिए वो नहीं। तो क्या उस लड़ने भिड़ने में जो ये तमाम तरह के बयान आते हैं सोशल मीडिया में, जो विवाद उत्पन्न होते हैं, क्या आप मानते हैं कि राजनीति में अगर आप तेज गति से राजनीति करने लगेंगे तो कई सारे विवाद खड़े होने लगते हैं? देखिए, वो तो जब मैं विधायक बना तभी से हमको पचा नहीं पा रहे थे कि आदमी कैसे विधायक हो गया। दूसरी बात, सोचते हैं कि अगर ये हो भी गया तो उनके अंडर में काम करे। मुझको जनता ने हमको चुना है, मैं किसी अंडर में काम करने नहीं आया हूँ, मैं रानीगंज की भलाई के लिए काम करने आया। नशे में रानीगंज नंबर 1 था पूरे पूर्वांचल में, अवैध असलहों के व्यापार में नंबर 1 था, अपराध में नंबर 1 था। क्या कमी आई है विधायक जी? आखिरी में बताइए आप हमें। अब शेख जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा, मैं इसका बताना भी चाहता। आज मुझको गर्व है कि मैं विधायक हूँ रानीगंज। नहीं, रानीगंज की युवा बहुत टूट जाते और रानीगंज की युवा को बहुत नशे में धकेला जा रहा है, रानीगंज की युवाओं को असलहों में ढकेला जा रहा था। लेकिन मैं अपनी राजनीति से अब खुशी हूँ कि मैं रानीगंज को अच्छे ढंग से मैं लाने चाहता हूँ। अब मैं उनको स्टेडियम द्वारा, उनको पढ़ाई द्वारा, उनको जो औद्योगिक क्षेत्र मैंने बनवाया संसार, उसके द्वारा उनको रोजगार प्रदान करना चाहता हूँ। तो इसलिए अब रानीगंज जो अब युवा है वो समझ रहा है कि धीरज ओझा विधायक क्या, उनका परिवार भी समझ रहा है। पहले को लोग नहीं समझ पाते थे, वो विवादित रहते थे, फंस जाते थे तो रोते थे, लेकिन अब रानीगंज का युवा समझ गया ये विधायक सही है, ये बचा रहा है हम लोगों को। पंचायत चुनाव में जिस तरह से आपके परिवार को सफलता मिली, आपका एक भतीजा ब्लॉक प्रमुख बन के आया और आपका एक समर्थक, एक महिला समर्थक वो ब्लॉक प्रमुख बन के आई 2 ब्लॉकों में, तो क्या लगता है कि धीरज ओझा के विकास का जलवा अभी भी कायम है? एकदम कायम है। दोनों ब्लॉक हमारे कब्जे में है। 24 साल का लड़का, सबसे कम उम्र का, आज शुगर का ब्लॉक प्रमुख है। सुमित्रा पटेल जी, शायद उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। और हमारा सुमित्रा पटेल जी गौरा की ब्लॉक प्रमुख है। तीनों टाउन एरिया मेरे कब्जे में है। हमारे बद्री गुप्ता जी
रानीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष है। दोनों में अभी चुनाव नहीं हुआ है। पृथ्वीगंज मैंने बनाया, सोनसा नगर पंचायत बनाया, दोनों जगह हमारे कब्जे में है। इसलिए पूरा रानीगंज इस समय विकास के काम में, दोनों ब्लॉक और तीनों टाउन एरिया। भविष्य 2022 का चुनाव आने वाला है, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय आपने हमको दिया। क्या मुद्दे रहेंगे और किससे अपनी लड़ाई मानते हैं विधायक धीरज ओझा? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी, आप देख लीजिएगा। मुद्दे क्या रहेंगे, किस मुद्दे और पर सुनिए, आप वोट करेंगे? रानीगंज में युवाओं को मैंने सम्मान किया, रानीगंज में माता बहनों को मैंने सम्मान दिलवाया, रानीगंज में एक ऊर्जा मैंने पैदा किया। इसलिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी। मेरे मुद्दे ये रहेंगे, जो काम हमारे अभी छूटे रहेंगे, चाहे स्टेडियम बन के तैयार हो रहा है अभी, और हमको काम औद्योगिक क्षेत्र का काम करना है, रोजगार के लिए युवाओं को, हमको अभी शिक्षा के लिए और काम करना है। ये सब काम हमारे मुद्दे। और माँ बराही देवी कुल देवी में शक्तिपीठ है, पर्यटन के लिए बढ़ावा हो रहा है, तो वहाँ पर कितनी ट्रेनें अब रुकेंगी, कितना पर्यटन बढ़ावा होगा, उसका भी रोजगार। 3 मुद्दे बताइए आखिरी में, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। 3 मुद्दे जिस पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं। 3 मुद्दे ये हैं कि पूरा भ्रष्टाचार अभी रानीगंज को ख़त्म करना है, युवाओं को रोजगार देना है, गुंडाई ख़त्म करना है, और सुनिए, रानीगंज को प्रगति पे ले जाना है। रानीगंज हमारी शक्तिपीठ माँ बराही देवी है, हमारा कहला शहीद स्थली है, हमारा नमकसार शहीद स्थली है, हमारे शनिदेव महाराज हैं। ये सब जगह पर्यटन का शुभ अवसर हम देंगे कि रानीगंज की चर्चा धीरज ओझा के कारण न हो, रानीगंज की चर्चा किसी व्यक्ति विशेष के कारण हो। रानीगंज की अगर चर्चा हो तो शक्तिपीठ माँ बराही देवी के नाम से हो, रानीगंज की चर्चा हो तो कहला के से हो, रानीगंज की चर्चा हो तो नमकसार से हो, रानीगंज की चर्चा हो तो शनिदेव महाराज से हो। इसलिए मैं रानीगंज इसको लिए ला जाना था। तो ये थे हमारे साथ पूर्वांचल के प्रतापगढ़ के रानीगंज विधायक धीरज ओझा, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की, बताया कि किस तरह से इन्होंने विकास किया अपने कार्यकाल में, क्या कुछ कठिनाइयां रही, इस पर भी इन्होंने चर्चा की। आगे किसी दिन हम आपकी और मुलाकात कराएंगे ऐसे ही विधायक से। देखते रहिए न्यूज़ 80। नमस्कार।